जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री जर्नी में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं एमपीपीएटी और आईसीआर का सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक। आपको पता है टिलेज और एरीगेशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। आपको पता है एमपीपीएटी और आईसीआर के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट और वेटेज वाला टॉपिक है। आपको पता है इतने बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से। भू परिष्करण और एरीगेशन, ये दोनों टॉपिक अपन जो है इस एमसीक्यू की सीरीज में कवर करने वाले हैं। आपको पता है ये टॉपिक जो है एमपीपीएटी में 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं दोनों टॉपिक से। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे ना तो आपको इतने सिंपल ही क्वेश्चंस मिलेंगे। 2018 के आसपास में इसमें से टॉपिक से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे। आप उन क्वेश्चंस को भी देख सकते हो। उन्होंने क्या किया था, थ्योरी जो आपकी जो है लैंग्वेज है ना उसमें बहुत परिवर्तन किया था। लैंग्वेज में इन्होंने बहुत अंतर कर दिया था। तो उन क्वेश्चन को भी हम आपके साथ जो है सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चंस के बारे में हम आपको जानकारी देंगे इस वीडियो में। और जो है आपके चारों ऑप्शंस का हम एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है एग्री जर्नी आपको प्रोवाइड कराता रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले क्या कीजिएगा, वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दे, क्योंकि बड़ा मोटिवेशन मिलता है आपकी लाइक से, तो और प्रमोट होते हैं। तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर दे वीडियो को। तो चलिए इस क्वेश्चन की जो है सीरीज को अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस सीरीज में आपका जो है सबसे पहला क्वेश्चन तो ये रहा आप लोग सामने। लेकिन ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में ये क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में हमको इसका आंसर पिन कर दूंगा मैं। लेकिन आपको इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोगों की तैयारी, इससे मेरे को अनुमान लग जाएगा कि हाँ स्टूडेंट्स की तैयारी बहुत ही बेहतर है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, बट कुछ टाइम के बाद जो है मैं क्वेश्चन के आंसर को जो है कमेंट में पिन कर दूंगा। बट आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है जरूर मैं जो है बताना है आपको कमेंट में। तो आपको मेरे को अनुमान लग जाएगा कि हाँ आपकी तैयारी जो है फुलफिल कंप्लीट है, तैयार है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर जरूर देना है। अब हम सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछने वाले, ये सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपने लिए। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार सॉल्व करके देखिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक बार 10 क्वेश्चन जो है एक बार सॉल्व करके देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज है। आपको लग जाएगा कि हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि सारे जो है क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन है, एक भी ओल्डेस्ट क्वेश्चन नहीं है, सारे न्यू क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है क्वेश्चंस की, ठीक है। तो अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि नमी युक्त भूमियों में प्रयोग किए जाने वाला कृषि यंत्र है। नमी, जहाँ जो नमी युक्त भूमियों में प्रयोग किए जाने वाला कृषि यंत्र है, कौन सा भाई कृषि यंत्र जो नमी युक्त भूमियों में प्रयोग किया जाता है? द एग्रीकल्चर मशीनरी यूज इन मॉइस्चर लैंड्स, यानी जो नमी वाले लैंड होते हैं उनमें ही उपयोग किया जाता है। पडलर, हरी खाद टेम्परर या गेज व्हील्स या उपरोक्त में है सभी, यानी ऑल ऑफ दिस। किसका उपयोग जो है नमी युक्त भूमियों में किया जाता है भाई? तो नमी युक्त भूमियों में आपको पता है जो है पडलर का भी उपयोग किया जाता है, हरी खाद टेम्परर का भी उपयोग किया जाता है और गेज व्हील्स का भी उपयोग किया जाता है। यानी तीनों का उपयोग, तीनों कृषि यंत्रों का उपयोग जो है अपन कर सकते हैं किसमें? नमी युक्त भूमियों में। तो इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को याद रखना है अपने को। डी इस क्वेश्चन का आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। बट आपको ये भी पता होगा कि पडलर का उपयोग किस में करते हैं अपन? पडलर का उपयोग आपको पता है धान के खेत में जब हम क्या करते हैं, कीचड़ को मचाने में करते हैं। कीचड़ क्यों मचाते हैं धान के खेत में भाई? इसलिए मचाते हैं क्योंकि खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। धान के खेत में सबसे ज़्यादा अटैक कौन करते हैं? खरपतवार करते हैं। आपको पता है धान का सबसे ज़्यादा प्रभावी खरपतवार कौन सा? सांबा सबसे ज़्यादा खतरनाक खरपतवार माना जाता है धान का। इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है आपसे। इसके भी हम आपको क्वेश्चंस की सीरीज लेके आएंगे। इंपॉर्टेंट है, धान का सबसे ज़्यादा खतरनाक खरपतवार कौन सा है? सांबा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो सांबा है आपका सबसे, इसी को नष्ट करने के लिए क्या करते हैं? धान में पडलिंग की क्रिया की जाती है। पडलिंग भी इसको बोलते हैं, इसको पडलर की क्रिया ही बोलते हैं, है ना। तो ये जो है क्रिया धान के खेत में की जाती है। क्यों की जाती है? धान के खेत में क्या हो? खरपतवार नष्ट करने के लिए। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड बोल रहा है कि भाई वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित हल है। वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रचलित हल भाई कौन सा है भाई? है ना, सबसे ज्यादा पिलाऊ कौन सा सबसे ज्यादा फेमस है या मोस्ट पॉपुलर है? तो देसी हल यानी देसी पिलाऊ, मेस्टन पिलाऊ, रिवर्सिबल प्लाऊ या आपका विक्ट्री प्लाऊ। भाई कौन सा प्लाऊ जो है वर्तमान में सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर है? तो आपको पता है वर्तमान में सबसे ज़्यादा का कोई फेमस प्लाऊ है तो वो है रिवर्सिबल प्लाऊ। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई और अच्छा क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है। इस पे स्टार लगा भाई क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित अगर हल कोई है तो वो आपका है रिवर्सिबल हल, यानी जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका सी आपका करेक्ट आंसर। रिवर्सिबल हल
वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, देसी हल के बारे में आपको पता है, विक्ट्री हल का भी, आप विक्ट्री हल के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है भाई विक्ट्री हल, इसको भी लिख लें। मैं अगर कोई चीज़ बता रहा हूँ ना तो आप क्या करें, कॉपी पेन जरूर अपने साथ रखें, क्योंकि मैं फालतू चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो एक कॉपी और पेन अपने साथ जरूर रखें। चलिए विक्ट्री हल के बारे में जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है भाई विक्ट्री हल के, तो विक्ट्री हल का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसका वजन सबसे ज़्यादा होता है। सभी हलों में अगर सबसे ज़्यादा वजन किसी का हल होता है तो वो विक्ट्री हल का होता है। कितना होता है, 140 से कितना होता है, 160 किलोग्राम के आसपास। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख ले भाई इस चीज़ को। कितना होता है, 140 से 160 किलोग्राम के आसपास जो है विक्ट्री हल का वजन होता है। सॉरी, मिस्टेक हुई भाई दोस्तों, है ना, वजन नहीं होता है। 140 से 160 जो है किलोग्राम इसका क्या होता है, खिंचाव होता है। इसको लिख ले, सॉरी गलती होगी अपने से। क्या हो गया कि इसके खिंचाव होता है, इंपॉर्टेंट है, वो फ्लो में चीज़ें निकल गई, बट ये जो खिंचाव होता है 140 से 160 किलोग्राम क्या होता है, विक्ट्री हल का खिंचाव होता है। और अगर भार की हम आपसे बात करें, विक्ट्री हल का भार कितना होता है, क्योंकि सभी हलों का पूछा जाता है पेपर में, कई बार ये पूछा गया है। विक्ट्री हल का अगर भार कोई पूछो, सभी हलों में सबसे ज़्यादा भार इसी का होता है। कितना होता है विक्ट्री हल का, विक्ट्री हल का वजन होता है 40 से 45 किलोग्राम। लिख लें, 40 से 45 किलोग्राम किसका होता है, विक्ट्री हल का। ये इंपॉर्टेंट है, विक्ट्री हल का वजन अपने से कभी कोई पूछे तो 40 से 45 किलोग्राम किसका वजन होता है, विक्ट्री हल का। सबसे ज़्यादा भार इसी का होता है और सबसे ज़्यादा खिंचाव क्षमता इसी की होती है। कितनी, 140 से 160 किलोग्राम। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देसी हल का भाई भार कितना होता है, तो आपको पता है देसी हल का भार होता है 16 से 18 किलोग्राम। ये तो आपको पता है, ठीक है। कितना होता है, 16 से 18 किलोग्राम देसी हल का भार होता है और 80 किलो इसका जो है खिंचाव होता है। खिंचाव क्षमता कितनी होती है इसकी, 80 किलो की इसकी खिंचाव क्षमता होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, ठीक है। बट क्वेश्चन नंबर 2 का आपका सी करेक्ट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपसे अगर हम बात करें क्वेश्चन की, नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई कि यदि कुओं में किसी नदी या नहर का पानी रिस कर आता है, किसी कुएं में नदी का पानी या नहर का पानी रिस कर आता है, और इस प्रकार के कुओं को क्या कहते हैं भाई। अगर किसी कुएं से, नदी नाली से आपको पता है झरने टाइप का पानी बहता रहता है, तो उस कुएं को क्या बोलेंगे, ये कुएं के बारे में पूछ रहे हैं। इफ द वाटर ऑफ एनी रिवर और कैनाल सीप्स इनटू द बेल द बेल इज कॉल्ड, तो भाई उसको क्या बोलेंगे अपन, उसको क्या बोलते हैं, पच्चन या परकोलेशन कुएं बोलते हैं, या उसको पाताल तोड़ कुएं बोलते हैं, या उसको गहरे कुएं बोलते हैं, या उसको, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोलते हैं भाई जिन कुओं से क्या होता है, नदी या नहर से रिसकर पानी आता है, तो आपको पता है उन कुओं को क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं पच्चवन। पच्चवन यानी परकोलेशन, परकोलेशन कुएं बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई, परकोलेशन कुएं बोलते हैं। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2000 समथिंग 17 के आसपास जो ये क्वेश्चन आया था, तो बड़ा ही एक्सपेंसिव और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो आपका परकोलेशन कुएं बोलते हैं, जिससे क्या होता है, नदी या नहर से पानी रिसकर आता है, उसको क्या बोलते हैं, परकोलेशन कुएं बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका एक करेक्ट आंसर है, ठीक है। इन सबको लिखते जाइएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन चारों ऑब्जेक्टिव का एनालिसिस कर रहे हैं इसमें, ठीक है, क्वेश्चन सीरीज में। टपक सिंचाई भाई, ये भी अच्छा, टपक सिंचाई से मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। सिंचाई, इरिगेशन टॉपिक्स तो आपको पता है कितने क्वेश्चन आए इरिगेशन से, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इरिगेशन से ही आते हैं और एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टपक विधि द्वारा सिंचाई करने से उपज में वृद्धि देखी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, टपक विधि के द्वारा सिंचाई करने से उपज में वृद्धि देखी जाती है। कितने % की वृद्धि जो है उपज में देखी जाती है। एरीगेशन बाय ड्रिप मेथड शो एन इंक्रीज इन यील्ड, यानी उपज में कितने % की वृद्धि हो जाती है भाई अगर टपक सिंचाई करते हैं। टपक सिंचाई आपको पता है, टपक सिंचाई को और किस नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। टपक सिंचाई को अपन क्या बोलते हैं, ड्रिप मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि आप, है ना, इसको क्या बोलते हैं, ड्रिप मेथड भी बोलते हैं टपक सिंचाई को, है ना। इसको ट्रिकल भी बोलते हैं, इसको माइक्रो इरिगेशन भी बोलते हैं, इसके बहुत सारे नाम है सिंचाई के। तो टपका विधि द्वारा सिंचाई करने से उपज में कितने % की वृद्धि होती है भाई। तो उपज में जो वृद्धि होती है वो आपकी होती है 20 से 50% की वृद्धि होती है। कितने % की, कभी ये पूछ सकता है एग्जाम में, 20 से 50% की वृद्धि होती है भाई टपक सिंचाई में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 बोल रहा है कि हल को खींचने के लिए जो खिंचाव लगाया जाता है उसको नापते हैं। उसको किससे नापते हैं, जो हल का खिंचाव मापते हैं, जो हल को खींचने के लिए जो खिंचाव लगाया जाता है ना। आपको पता है कि खिंचाव किससे होता है, हरीश के द्वारा जो हल में, आपको पता है खिंचाव का काम कौन करता है, हरीश करता है।
हरीस जो हल में लगा होता है, आपको पता है जनरली जो हल कैसा होता है, जनरली ऐसा होता है। तो हल में आपको पता है ये हरीस, इसको बोलते हैं हरीस, ये जो जुड़ा रहता है ना, जोड़ने का काम करता है बैलों से, ये हरीस होता है। तो इसी है ना, तो इसी ये पूछ रहा है कि हल को खींचने के लिए जो खिंचाव लगाया जाता है उसको किससे मापते हैं। तो उसको याद रखना, अपन किससे मापते हैं, डायनेमोमीटर से। ये बेसिक क्वेश्चन है भाई, एग्रोनॉमी में भी कई बार पूछा गया है। तो हल को खींचने के जो खिंचाव लगाया जाता है वो किससे मापते हैं, डायनेमोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका एक करेक्ट आंसर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पीजोमीटर के बारे में तो आपको पता है, पीजोमीटर का काम क्या है ना। पीजोमीटर का काम है भू सतह के जल को मापना। भू सतह में कितना जल है इसको नापने का काम कौन करता है, भू सतह में जल के मापने का काम करता है पीजोमीटर। ये भी इंपॉर्टेंट है। पेडोमीटर आपको पता है जनरली क्या करता है, अपन जितने कदम चलते हैं उसको मापने, उसका नाम ही पेडोमीटर है, उससे समझ में ही आता है। पेडो का मतलब चलना, यानी आप जितने, आपको पता है मोबाइल में एक लोकेटर लगा होता है, आप जब जितने कदम चलते हो उतने कदम वो क्या काउंट करता रहता है कि आप अभी तक इतने कदम चल चुके हैं। तो आपके मोबाइल में क्या लगा हुआ, वो पेडोमीटर है, ठीक है। तो ये आपको इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ये आपका करेक्ट आंसर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपसे क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि देसी हल साधारणतः गहरी जुताई करता है। तो जो आपका देसी हल होता है वो साधारणतः गहरी जुताई करता है। तो कितनी गहरी जुताई करता है भाई, ये पूछ रहा है, कितने सेंटीमीटर गहरी जो है जुताई करता है। द देसी हल यूजुअली डज डीप प्लाउइंग, मतलब कितनी गहराई जुताई करता है भाई देसी हल, 15 से 20 सेंटीमीटर, 10 से 15 सेंटीमीटर, या 7 से 10 सेंटीमीटर, या 20 से 25 सेंटीमीटर। तो कितनी गहरी जुताई करेगा भाई देसी हल। तो आपको पता है देसी हल जो आपका जनरली होते हैं वो आपको 7 से 10 सेंटीमीटर गहरी जुताई करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। कितना देसी हल कितनी गहरी जुताई करता है, तो 7 से 10 सेंटीमीटर आपकी जो है देसी हल गहरी जुताई करता है। सी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कितनी गहरी जुताई करता है, 7 से 10 सेंटीमीटर। और एक और बात आप नोट डाउन कर लें, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, फिर ये भी अगले आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा भी आगे, बट अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि चीज़ों, आपके एक हल के बारे में आपने सुना होगा, चीजल हल के बारे में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हल है भाई, चीजल हल। तो चीजल हल एक ऐसा हल है जो सबसे ज़्यादा गहरी जुताई करता है, चीजल हल। अगर आपको गहरी सबसे ज़्यादा जुताई करनी है तो आप उपयोग कीजिए कौन से हल का, चीजल हल का। ये कितनी गहरी जुताई करता है, 60 से 70 सेंटीमीटर गहरी जुताई करता है चीजल हल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चीजल हल कितनी गहरी जुताई करता है, तो 60 से 70 सेंटीमीटर गहरी जुताई करता है। यानी फिट में अगर आपसे कभी कोई पूछे तो 1 से 3 फिट गहरी जुताई करता है भाई, कौन सा हल, चीजल हल। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। देसी हल साधारणतः कितनी गहरी जुताई करता है, 7 से 10 सेंटीमीटर। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का जो आपका सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है, तो क्वेश्चन नंबर 7 ये भी भाई इंपॉर्टेंट है। कई बार मैंने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है, कई बार बताया है ना। आप हमारी क्वेश्चन, पुरानी क्वेश्चन सीरीज आप देखोगे, मैंने जो है वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, आप प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है, तो आप जाके देख सकते हो ना। बाकी मैं वीडियोस की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें भी भाई आप एग्रोनॉमी की सीरीज देखें ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार के जल का निकास किया जाता है, किस प्रकार के जल का निकास किया जाता है। निकास का मतलब आपको पता है, खेत में जल निकास का मतलब तो आपको जनरली पता ही होगा। जल निकास क्या होता है, खेत में ज़्यादा पानी का भर जाना, क्या होता है, खेत में ज़्यादा पानी भर जाता है तो उसको जल को निकालना बाहर, वो कहलाता है जल निकास, है ना। क्योंकि इससे बहुत सारी हानियाँ होती हैं जल निकास से, फसल सड़ने का डर रहता है, बहुत सारी हानियाँ होती है, आपकी मिट्टी भी खराब हो जाती है, तो बहुत सारी दिक्कत इसमें आती है जल निकास से, इसलिए जल निकास करना चाहिए। तो वही पूछ रहा है कि कौन से जल का जो है जल निकास करना चाहिए। व्हाट टाइप ऑफ वाटर इज डिस्चार्ज, यानी जल निकास कौन से जल का करना चाहिए। आपको पता है भाई, जो जनरली पौधों को जल लगेगा उसी के जल निकास करेंगे ना भाई। आपको पता है कौन सा जल पौधे उपयोग करते हैं, इनके बारे में मैंने आपको बता रखा है। तो कैपिलरी वाटर आपको पता है सब यूज किया जाता है पौधों के द्वारा, कैपिलरी वाटर, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ग्रेविटेशनल वाटर पौधे उपयोग नहीं करते, क्योंकि ये ग्रेविटी में होता है, इसका कोई महत्व नहीं है। हाइग्रोस्कोपिक जल का भी उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या है, आर्द्रताग्राही जल। आर्द्रताग्राही भाई जो बाष्प बना हुआ है उस जल का पौधे कहाँ उपयोग करते हैं, नहीं करते हैं भाई। और ग्रेविटी से मतलब गुरुत्वाकर्षण, ये जल ये सबसे नीचे होता है, इसका भी उपयोग नहीं करते। तो पौधे कौन से जल का उपयोग करते हैं, कई बार भी ये पूछा गया है। तो पौधे आप याद रखिए कैपिलरी वाटर का उपयोग करते हैं। कौन से वाटर का उपयोग करते हैं, कैपिलरी वाटर का उपयोग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है, ए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पर
कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि मक्के में सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था है। मक्के में सिंचाई के लिए, ठीक है, मक्के में अगर आपको सिंचाई करनी है तो कौन सी ऐसी स्टेज है जिस पे आप जो है सिंचाई करेंगे? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन मेज। मेज में करने के लिए मोस्ट सुटेबल स्टेज कौन सी है भाई? क्रिटिकल स्टेज। आपको पता है हर एक जो है जनरली क्या होता है, हर एक फसल में एक क्रिटिकल स्टेज होती है। अगर उस स्टेज पे पानी नहीं मिलता है पौधे को तो पौधे की क्या हो जाती है? पौधा क्या हो जाता है? डेड हो जाता है, यानी पौधा मर जाता है अगर उस क्रिटिकल स्टेज पे पौधे को पानी नहीं मिलता है। इसलिए आपको पता है गेहूं में अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेज आपको पता है 3 मानी जाती है, CRI स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप इसी स्टेज पे गेहूं के पानी नहीं देंगे तो गेहूं मर जाएगा। इसलिए भाई इन क्रिटिकल स्टेज कुछ होती हैं, हर एक फसलों में क्रिटिकल स्टेज होती है। ऐसे ही पूछ रहा है कि मक्के में सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था कौन सी है, यही पूछ रहा है, ठीक है। सिंचाई के लिए सबसे क्रांतिक अवस्था कौन सी है? पौधे से निकलते समय, यानी जब पौधे निकलती है उस टाइम पे, या पौधे की घुटने तक की ऊंचाई, या रेशम बाल तथा भुट्टे निकलना यानी सिल्किंग हेयरिंग, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपने पता मक्के में सिल्किंग स्टेरिंग आपने देखा होगा, ठीक है, जनरली। तो सबसे मक्के में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई स्टेज मानी जाती है तो वो आपकी रेशमी बाल या भुट्टों को निकलना यानी सिल्किंग स्टेज। इसको अपन बोलते हैं टिलरिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई टिलरिंग, इसको याद रखिए, कई बार पूछा गया एग्जाम में कि मक्के में सबसे इंपॉर्टेंट कब कौन सी सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, तो रेशमी भुट्टे की जगह वो क्या लिख सकता है? जनरली ड्रिलिंग भी वो लिख सकता है। इसलिए आपको मिल्किंग ऐसे ऑप्शन दे देगा आपको, तो आपको भटकना नहीं है। रेशमी वाला आपको पता है, टिलरिंग, सिल्किंग स्टेज के बारे में आपने सुना होगा, टेसलिंग, मक्के में टेसलिंग के बारे में आपने सुना होगा, है ना। एक क्रिया होती है मक्के में टेसलिंग, यानी नर भाग का निकलना और मादा भाग, इन 2 भाग होते हैं, टिलरिंग और सिल्किंग वगैरह। ये जो है 2 स्टेज होती है मक्के में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन स्टेज पे इनमें जनरली क्या होता है, सिंचाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन स्टेज पर जो है जनरली सिंचाई करनी चाहिए, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मक्के में सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई क्रांतिक अवस्था मानी जाती है तो वो रेशमी यानी सिल्किंग हेयरिंग मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 का सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या बोल रहा है भाई? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो भाई इस क्वेश्चन पे, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। भारत में सतही सिंचाई यानी सरफेस इरिगेशन, भारत में सतही सिंचाई के लिए सर्वाधिक पानी उपलब्ध कराया जाता है। इन इंडिया मैक्सिमम वाटर इज प्रोवाइडेड इन सरफेस इरिगेशन, यानी सतही जो सिंचाई होती है, आपने पता होगा सिंचाई की बहुत सारी विधियां होती हैं, ड्रिप इरिगेशन, चिकबेसन मेथड, सतही सिंचाई, फ्लड इरिगेशन, है ना। बहुत सारी इनकी सतही की जो है जनरली सिंचाई की विधियां होती हैं। तो वही उन्हीं विधियों में से उन्होंने जनरली एक विधि दी है ना, कि भारत में सतही सिंचाई के लिए सर्वाधिक पानी उपलब्ध कराया जाता है। तो किस विधि, कौन सी नदी से कराया जाता है भाई? कावेरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कृष्णा नदी या गंगा नदी। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा सतही सिंचाई में अगर पानी किसी नदी का उपयोग होता है तो गंगा नदी का। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि बाहरी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं सिंचाई और इरिगेशन में। डैम से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन, नदी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन। आप ये मत समझिएगा जो मैंने सिलेबस में पढ़ रखा है टिप टू वही आएगा, तो जनरली अपने कुछ बाहर की चीज़ें भी पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। तो भारत में सतही सिंचाई के लिए सर्वाधिक पानी उपलब्ध कराया जाता है तो गंगा नदी का कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है आपका डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोल रहा है कि भाई रिज मेकर बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है ये भाई, ठीक है। रिज मेकर का कार्य है द फंक्शन ऑफ रिज मेकर। तो रिज मेकर का भाई सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है भाई? मेड़ बनाना, या खेत को समतल करना, या खेत को मचाना यानी पडलिंग करना। मैंने आपको बोला ना खेत को मचाने का काम पडलिंग की क्रिया, पडलिंग करना, या खरपतवार निकाले यानी बीड रिमूवल। तो क्या जो है रिज मेकर का फंक्शन क्या है भाई? तो रिज मेकर का सबसे इंपॉर्टेंट काम है मेड़ बनाना। ये इसको याद रखिएगा, मेड़ बनाने का काम कोई करता है तो वो रिज मेकर करता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका एक करेक्ट आंसर है, ठीक है। रिज मेकर का काम क्या है? मेड़ बनाना। जबकि खेत को अगर समतल करने का काम कोई करता है, यानी फील्ड को लेवलिंग करने का अगर कोई काम करता है तो वो आपको कौन सा करता है? पडलर। लिख लें कौन काम करता है? पडलर, है ना। इंग्लिश मीडियम बारे में इस चीज़ को लिख लीजिएगा, पडलर क्या करता है कि खेत को समतल करने का काम करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और खेत को मचाना क्या कहलाता है? आपको पडलिंग, आपको पता है, इसके लिए पडलर का ही उपयोग करते हैं। खेत को समतल करने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? पटेला का, सॉरी
सॉरी दोस्तों, पटेला का उपयोग करते हैं। खेत को समतल करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पटेला का। इसको लिख लीजिएगा, समतलीकरण के लिए किसका उपयोग करते हैं? पटेला। एक इंस्ट्रूमेंट होता है पटेला, उसको करते हैं। आपको पता है जनरली वो कैसा बना होता है, कुछ इस टाइप से होता है वो पटेला, लकड़ी का बना हुआ। तो आपने जनरली देखा हो कल्टीवेटर में पीछे लगा रहता है, तो वो इसी टाइप से होता है, तो उसको बोलते हैं पटेला। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कीट नियंत्रण हेतु जुताई किस माह में की जानी चाहिए? कीट के नियंत्रण हेतु जुताई, इन विच मंथ शुड प्लाउइंग बी डन ऑफ पेस्ट कंट्रोल। यानी जो आपको पता है कीट नियंत्रण सबसे इंपॉर्टेंट क्रिया होती है भाई, तो कीट नियंत्रण हेतु जुताई किस माह की जानी चाहिए? तो फरवरी मार्च में, या जुलाई अगस्त में, या जो है आपका मई जून में, या अक्टूबर नवंबर। तो किस माह में जो है जनरली कीट नियंत्रण के लिए जुताई करनी चाहिए? तो आपको पता है मई जून में जो है कीट नियंत्रण के लिए जुताई करनी चाहिए। बहुत ही एक्सपेंसिव और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कीट नियंत्रण हेतु जुताई किस माह में करनी चाहिए? तो मई या जून में करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मई और जून में आपको पता है जनरली क्या होता है कि इस टाइम पे धूप और गर्मी बहुत पड़ रही होती है। जुलाई या जून के टाइम पे गर्मी बहुत पड़ रही होती है, धूप बहुत तेजी से निकली होती है। तो क्या करते हैं अपन? जुताई करते हैं। जुताई के बाद जैसी धूप निकलती है तो उसमें क्या होता है, धूप जैसी लगती है ना, तो खरपतवार वगैरह, कीड़े मकोड़े या आपके जनरली कीट्स वगैरह क्या होते हैं, उनके अंडे रहते हैं, वो सब मर जाते हैं। ठीक है, तो मई जून के टाइम पे जो है कीट नियंत्रण के लिए जुताई की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सी जो है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर हम आप क्वेश्चन की साइड चलें तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि जीरो टिलेज को एक और नाम से जानते हैं, जनरली आपको पता नहीं होगा, लिख लीजिएगा। जीरो टिलेज को अपन क्या बोलते हैं? टिल फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जीरो टिलेज यानी नॉन टिल फार्मिंग की शुरुआत कहां से हुई भाई? इसकी शुरुआत कहां से हुई थी भाई जीरो टिलेज की? तो जीरो टिलेज की आपको पता है अमेरिका इसका जन्मदाता है जीरो टिलेज का। जीरो टिलेज की शुरुआत कब हुई थी? 1950 में, यानी 1950 में जो है जीरो टिलेज की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। और शून्य भू परिष्करण अगर सबसे ज्यादा किसी फसल पर आजमाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, इसको लिख लीजिएगा, क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि जीरो टिलेज या शून्य भू परिष्करण अगर किसी फसल पर सबसे ज्यादा सफलतम पूर्वक उपयोग हुआ है या उपयोग किया गया है, तो वो आपका गेहूं यानी बीट है। गेहूं और धान है, लिख लीजिएगा, गेहूं और धान पे सबसे ज़्यादा सफलतम इम्प्लीमेंट किया गया, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो है इम्प्लीमेंट किया गया गेहूं पर। तो ये इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई कि गेहूं और धान पर सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट की गई है जीरो टिलेज। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1950s में इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत अमेरिका ने की थी। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 12 का एक जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 बोल रहा है कि भाई शून्य भू परिष्करण में कौन सी शाकनाशी को प्रयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है भाई, ये क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा कहीं पे, बहुत ही नया क्वेश्चन है ना, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, शून्य भू परिष्करण में कौन से शाकनाशी की प्रयोग किया जाता है? शून्य भू परिष्करण में, है ना। तो शून्य भू परिष्करण भाई कौन से हर्बिसाइड का उपयोग किया जाता है जीरो टिलेज में? वर्णात्मक शाकनाशी या अवर्णात्मक शाकनाशी या ये भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो शून्य भू परिष्करण में याद रखिएगा, शून्य भू परिष्करण में अगर किसी हर्बिसाइड का उपयोग किया जाता है तो वो आपका है कौन सा? अवर्णात्मक शाकनाशी। इनके बारे में आप प्लांट प्रोटेक्शन में पढ़ेंगे, मैं आपको सारी जानकारी इनके बारे में बताऊंगा कि जो है शून्य भू परिष्करण में ये अवर्णात्मक शाकनाशी क्या होते हैं। ठीक है, और वर्णात्मक शाकनाशी क्या होते हैं। लेकिन ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि शून्य भू परिष्करण में अवर्णात्मक शाकनाशी का अपन उपयोग करते हैं। जैसे आपने अवर्णात्मक शाकनाशी में आपको कुछ नाम बताऊं मैं आपको, डाइक्वाड लिख लीजिएगा, डाइक्वाड के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, डाइक्वाड, पैराक्वाड, ग्लाइफोसेट, इनके बारे में आपने डाइक्वाड हो गया, पैराक्वाड हो गया, इनको लिख लें आप। ठीक है, डाइक्वाड, पैराक्वाड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डाइक्वाड हो गया, पैराक्वाड हो गया, आपका ग्लाइफोसेट हो गया, है ना, इनको जनरली आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके क्या होते हैं? अवर्णात्मक शाकनाशी होते हैं। इनका उपयोग जो है शून्य भू परिष्करण में किया जाता है, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 में करेक्ट आंसर आपका क्या है? 20 क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। डाइक्वाड, पैराक्वाड और ग्लाइफोसेट ये क्या होते हैं? अवर्णात्मक शाकनाशी होते हैं। इनका उपयोग अपन शून्य भू परिष्करण में करते हैं। अब गहरी देखिए, वही क्वेश्चन आ गया ना,
मैंने जनरली आपसे शायद थर्ड फोर्थ नंबर क्वेश्चन में इसके बारे में बताया था कि गहरी जुताई करता है यानी डीप प्लोइंग करने के लिए कौन सा हल सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण माना जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि चीजेल हल जो है डीप प्लोइंग के लिए, कौन सा हल, चीजेल हल जो है डीप प्लोइंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण रखता है। मैंने आपको बताया था 60 से 70 सेंटीमीटर गहरी जुताई करता है ये, यानी 1 से 3 फीट गहरी जुताई करता है। कौन सा हल, चीजेल हल। इसका भार की अगर हम आपसे बात करें चीजेल हल की, तो 115 किलो जो है इसका भार होता है। किसका, चीजेल हल का। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। बाकी मैंने आपको सारी जानकारी जो है दे रखी है, किस हल का कितना भार होता है, इसको याद करके जाइएगा कि पंजाब हल का भार कितना होता है। मेस्टन हल के अगर हम आपसे भार की बात करें तो 16 से 18 या 20 के आसपास जो जनरली मेस्टन हल का वजन होता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रजा हल का मैंने आपको बता रखा है कि 20 किलो के आसपास, 20 से 21 किलो के आसपास जनरली प्रजा हल का वजन होता है। तो ये जनरली चीज़ें पूछता है अपने से, तो ये बेसिक चीज़ें पूछता है पेपर में, तो इसको याद करके जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में अगर सही आंसर की हम बात करें तो डी आपका जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या क्वेश्चन की बात करें कि रोटावेटर के बारे में आपने सुन रखा होगा कि रोटावेटर का काम क्या है। तो यही पूछ रहा है कि रोटावेटर यंत्र है, रोटावेटर कैसा यंत्र है भाई, प्राथमिक भूपरिष्करण का यंत्र है या द्वितीयक भूपरिष्करण का यंत्र यानी प्राइमरी टिलेज का यंत्र है या सेकेंडरी टिलेज का यंत्र है। आप जनरली आपको पता होगा भाई प्राइमरी टिलेज क्या होता है और सेकेंडरी टिलेज क्या होता है, ठीक है। इनके बारे में आपको पता होगा कि जुताई से लेकर और बुवाई के पहले तक की जो क्रियाएं होती हैं, वो जितनी भी क्रियाएं आप करते हो जुताई, जैसे बीज को छिड़कना, जनरली जितनी भी आप क्रियाएं ये करते हो बुवाई के पहले तक की जितनी भी क्रियाएं करते हो वो किस में आती हैं, प्राथमिक भूपरिष्करण में आती हैं। बाकी आप खुरपी से जैसे खरपतवार निकाल रहे हो, फसल की कटाई कर रहे हो, तो ये जनरली क्रियाएं आती हैं किसमें, सेकेंडरी टिलेज में। तो यही पूछ रहे हैं कि रोटावेटर जो यंत्र है ये कैसा यंत्र है भाई। तो ये आपको पता है प्राथमिक और भूपरिष्करण दोनों प्रकार का यंत्र है रोटावेटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई, इस क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है कि रोटावेटर जो यंत्र है यानी प्राथमिक भूपरिष्करण में भी इसका उपयोग किया था और सेकेंडरी टिलेज में भी इसका जो है उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका सी आपका जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो क्वेश्चन नंबर आपका 16 बोल रहा है कि हरीस रहित कल्टीवेटर। मैंने आपको बताया था हरीस क्या होता है, हरीस क्या करता है, जोड़ने का काम करता है कल्टीवेटर और ट्रैक्टर से किसको जोड़ने का काम करता है, तो जो है हरीस जोड़ने का काम करता है। आपने देखा होगा जनरली क्या होता है कि कल्टीवेटर में कुछ इस टाइप से एक बना हुआ होता है क्रोड, उसको शायद कोल्टर बोलते हैं। ये जनरली क्या करता है, ट्रैक्टर में लगा होता है, इसको बोलते हैं हरीस, ठीक है। आप देखिएगा तो अब जुड़े रहते हैं, इस टाइप से होता है, उसको बोलते हैं हरीस। तो हरीस रहित कल्टीवेटर कौन सा है भाई, इसमें से कानपुर कल्टीवेटर, ये कल्टीवेटर के प्रकार दिए हुए हैं कौन कौन से कल्टीवेटर, कानपुर कल्टीवेटर, वाह कल्टीवेटर, कमानीदार हैरो या शाबाश कल्टीवेटर। कौन से कल्टीवेटर में हरीस नहीं पाया जाता, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन। आपको जनरली प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, तो ये बहुत नया क्वेश्चन है। तो हरीस रहित कल्टीवेटर है तो कौन सा है, कानपुर कल्टीवेटर। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या है, ए। जो आपका कानपुर कल्टीवेटर है ना, ये कैसा कल्टीवेटर है, ये हरीस रहित कल्टीवेटर है। कैसा है, हरीस रहित कल्टीवेटर है ये, ठीक है, याद रखिएगा। और कल्टीवेटर का अगर आपसे कोई पूछे कि कल्टीवेटर जो कानपुर कल्टीवेटर होता है इसका भार कितना होता है, क्योंकि भार बहुत ज़्यादा पूछा गया है पेपर में, मतलब ज़्यादा तो नहीं, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनके बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो पेपर में चीज़ें पूछते हैं उससे संबंधित चीज़ें ही अपने से जनरली पेपर में पूछते हैं, ऐसा कुछ भी नया नहीं पूछते हैं। अगर आपको ऑप्शन में कोई चीज़ में आपको नई चीज़ बता रहा हूँ तो उसको नोट डाउन कर लिया, क्योंकि उससे क्वेश्चन उठ सकते हैं। आप जनरली देखिए, आप कानपुर कल्टीवेटर कैसा कल्टीवेटर, हरीस रहित कल्टीवेटर, तो इससे ही वो क्वेश्चन उठा लेंगे कि भाई कानपुर कल्टीवेटर का भार कितना होता है। तो अपने को पता होना चाहिए भाई कानपुर कल्टीवेटर का भार 115 किलो होता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ना कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता भाई, कुछ ना कुछ संबंधित किसी से होते हैं तभी वो क्वेश्चन बनते हैं। तो इनको अपने को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस देश का 100% भाग सिंचित है, यानी कंट्रीज मतलब जिसका 100% भाग सिंचित है। कौन सा देश है भाई जिसका 100% भाग सिंचित है, तो आपको पता है कौन सा भाग भाई देश है जो 100% सिंचित है, तो वो है आपका मिस्र। कई लोग इजराइल पे जाने वाले थे, इजराइल की दक्षता जो है सबसे ज़्यादा है, दक्षता मतलब इरीगेशन इफिशियंसी, कैसी इरीगेशन इफिशियंसी लिख लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि हिंदी में मैं ज़्यादा बोलता हूँ चीज़ें,
क्या करूँ, थोड़ी इंग्लिश मेरी भी हल्की सी हल्का सा हाथ कमज़ोर है मेरा भी इंग्लिश में, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो है जनरली क्या होता है कि अगर आपसे पूछे कि किस देश की 100% भाग सिंचित है, तो मिस्र आपको इसका आंसर देना। मिस्र या इसको इजिप्ट भी बोलते हैं, याद रखिएगा, मिस्र को क्या बोलते हैं, इजिप्ट भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इजिप्ट मिस्र में ही आता है। तो 100% अगर किसी का भाग सिंचित है तो मिस्र और इजिप्ट का है। बट अगर किसी की 100% दक्षता, सिंचाई दक्षता, इरिगेशन इफिशियंसी अगर किसी की सबसे ज़्यादा है तो वो आपकी इजराइल की है। इरिगेशन इफिशियंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इजराइल की है। सी आपका इसको सॉरी जनरली इसको जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसका डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा, ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 18 आपका बोल रहा है कि भाई, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि मध्य प्रदेश में सिंचाई, सर्वाधिक सिंचाई के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी है मध्य प्रदेश में। आपको पता है जनरली अलग अलग जो है सिंचाई विधियां जो है अलग अलग स्टेट में फेमस है ना। आप जैसे कि जनरली महाराष्ट्र चले जाओ, आप कहाँ चले जाओ, अगर आप जनरली कहाँ जाओगे, महाराष्ट्र जाओगे, तो महाराष्ट्र आप जाओगे तो वहाँ पे आपको जनरली ड्रिप एरीगेशन सबसे ज़्यादा यूज मिलेगा। आप चले जाओ महाराष्ट्र, कहीं पर भी देख लो आप, महाराष्ट्र में आपको ड्रिप एरीगेशन सबसे ज़्यादा उपयोग मिलेगा। अब ऐसा ही क्वेश्चन तो यहाँ पर बन सकता है कि भाई महाराष्ट्र में सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली सिंचाई की विधि कौन सी है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार महाराष्ट्र में कौन सी विधि उपयोग की जाती है, तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली विधि है ड्रिप एरीगेशन, ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए ऐसे ही पूछा कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी है, कौन सी जो है मेथड है सिंचाई की, तो वो आपकी जो है कौन सी है, याद रखिए, वो है आपकी स्प्रिंकलर मेथड। कौन सी मेथड, स्प्रिंकलर। आप जनरली कहीं भी जो है आप जाओगे ना, जनरली कहाँ पे, जैसे कि आप मालवा क्षेत्र में चले जाओ या जनरली आप बुंदेलखंड में चले जाओ, तो आपको जनरली स्प्रिंकलर लगे हुए मिल जाएंगे। तो स्प्रिंकलर मध्य एमपी में सबसे ज्यादा फेमस मेथड है सिंचाई की, ठीक है ना। बाकी आजकल तो जनरली अब तो स्प्रिंकलर, अब तो ड्रिप इरिगेशन का भी क्रेज कहीं कहीं देखने को मिलता है। बट थोड़ा क्या होता है, ड्रिप एरीगेशन जो है महंगी और एक्सपेंसिव विधि है, बहुत ही महंगी है भाई ड्रिप एरीगेशन, है ना। समथिंग वे में अगर आप खरीदने जाओगे 1 एकड़ के लिए, तो आपने को समथिंग वे में 2.5 से 3 लाख के आसपास खर्चा आ सकता है। 2.5 से 3 लाख के आसपास अपने को खर्चा आ सकता है ड्रिप एरीगेशन 1 हेक्टेयर खरीदने के लिए, इसलिए बहुत ही महंगी विधि है। बट सरकार भी इस पर जो है क्या दे रही है, अब जो है छूट दे रही है, ड्रिप एरीगेशन खरीदने के लिए प्रमोट कर रही है। तो इंपोर्टेंट और एक्सपेंसिव विधि है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई की अगर कोई विधि प्रयोग की जाती है तो स्प्रिंकलर विधि की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 का बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें, वैसे आपको इन सब के बारे में पता तो होगा ही कि ड्रिप एरीगेशन को क्या बोलते हैं, ठीक है। ड्रिप एरीगेशन मैंने शुरुआत में ही बताया था, ड्रिप को आपको ट्रिकल बोलते हैं, इसको लिख लीजिएगा। कहीं भी पूछ सकता है, अगर ट्रिकल क्वेश्चन लिख दिया ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई कि मैं तो ड्रिप पढ़ के गया था, ये ट्रिकल कहाँ से आ गया। तो ऐसे ही जनरली क्वेश्चन अपने से गलत होते हैं, इसको लिख लीजिएगा। ड्रिप एरीगेशन को क्या बोलते हैं, ट्रिकल बोलते हैं, ट्रिकल मेथड। इसको माइक्रो, ये सूक्ष्म विधि भी इसको बोलते हैं, माइक्रो जो है एरीगेशन, इसको लिख लें आप, किसको, इसको ड्रिप एरीगेशन को क्या बोलते हैं, माइक्रो एरीगेशन, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। और ड्रिप एरीगेशन का आपको इतिहास तो पता ही है कि इसको इजराइल से विकसित किया गया है। इसको कब इजराइल से विकसित किया गया, तो 1959 में ड्रिप एरीगेशन को इजराइल से विकसित किया था। किसने किया था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सिमचा ब्लास्ट, लिख लीजिएगा किसने किया था। इनकी जनरली आपको पता होगा, सिमचा ब्लास्ट करके एक साइंटिस्ट थे, सिमचा ब्लास्ट करके एक साइंटिस्ट थे भाई। तो उनने जनरली इसको खोजा था, है ना, ड्रिप एरीगेशन को 1959 में खोजा था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर क्वेश्चन कि शून्य भूपरिष्करण से तात्पर्य पर। शून्य भूपरिष्करण यानी जीरो टिलेज। जीरो टिलेज का मीन्स क्या है भाई, खेती की न्यूनतम जुताई करना या खेती की अधिकतम जुताई करना। भाई खेती की अधिकतम जुताई कहाँ से हो जाएगा भाई, क्योंकि तो शून्य भूपरिष्करण, जीरो टिलेज। जीरो टिलेज का मतलब किसी प्रकार की कोई क्रिया न करना, खेती की कोई जुताई नहीं, तो नो टिलेज। इसलिए इस क्वेश्चन नंबर आपको समझ में ही आएगा, शून्य का मतलब किसी प्रकार की खेती सब क्रिया ही नहीं करना है भाई, कम से कम क्रियाएं करना। शून्य भूपरिष्करण का भाई भूपरिष्करण में तो यही मतलब शून्य भूपरिष्करण का उद्देश्य यही है, कम से कम या क्रियाएं करना। शून्य भूपरिष्करण मतलब ये खेती की कोई जुताई नहीं की जाती। कुछ 19 का सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, क्वेश्चन नंबर आपका 20 बोल रहा है कि इनमें से किस फसल को सबसे ज़्यादा सिंचाई की संख्याओं की ज़रूरत होती है।
विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स रिक्वायर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ एरीगेशन। बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लो भाई, है ना, कि इनमें से किस फसल को सबसे ज़्यादा सिंचाई की फसल की ज़रूरत होती है, यानी सबसे ज़्यादा सिंचाई कौन सी फसल को लगती है। ठीक है, कौन सी फसल को लगती है भाई, गेहूं को लगती है क्या, मक्का को लगती है क्या, जौ को लगती है, धान को। तो कौन सी फसल को वह सबसे ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता लगती है, तो सबसे ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता अगर किसी फसल को लगती है तो वो धान को लगती है। और सबसे ज़्यादा अगर कोई पानी को बर्बाद करता है तो वो धान करता है, और सबसे ज़्यादा अगर कोई पानी को उपयोग करता है तो वो गेहूँ की फसल सबसे ज़्यादा पानी को उपयोग करता है। ये इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, इसको याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा अगर पानी की कोई हानि करता है तो वो धान की फसल करता है, और सबसे ज़्यादा अगर पानी का कोई उपयोग करता है तो वो गेहूं करता है। ये इंपॉर्टेंट है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन की। तो सबसे ज़्यादा सिंचाई मैंने बताया था आपको धान को लगता है। अब याद रखिएगा धान को कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है। अब मैं आपको फसलों की सिंचाई के बारे में बताने वाला हूँ कि कौन सी फसल को कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा जनरल जो आपका गेहूँ है, गेहूँ को आपको कितनी 6 से 7 सिंचाई, लिख लीजिएगा, 6 से 7 सिंचाई की आवश्यकता होती है गेहूँ को। अब मिनिमम तो अगर आपसे कम से कम कोई पूछे तो 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है, बट अगर आपके पास पानी है तो 6 से 7 सिंचाई में आपको क्या पानी की आवश्यकता होती है गेहूँ को। मक्का को कितनी आवश्यकता होती है, तो मक्का को 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता होती है। जौ को कितनी आवश्यकता होती है, जौ को 1 से 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है। धान को मैंने आपको बताया ना 9 से 12 सिंचाई की आवश्यकता होती है। सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता अगर किसी को होती है तो वो धान को होती है, और ये सबसे ज़्यादा उर्वरक को ही बर्बाद करती है धान। धान बहुत ऐसी फसल है कि मतलब ये सीधा बहुत ही पानी का उपयोग तो नहीं करती है, पर पानी इसको चाहिए रहता है, और खाद और उर्वरक का सबसे ज़्यादा बर्बाद करती है धान, उपयोग भी नहीं करती है। इसलिए जो है पानी की सर्वाधिक सिंचाइयों की संख्या अगर आपसे कभी कोई पूछे तो वो धान को लगती है। कितनी, 9 से 12 लगती है सिंचाई। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसका डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, तो क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि पवन चक्कियां चलाने के लिए वायु की गति कम से कम होनी चाहिए। पवन चक्कियां चलाने के लिए वायु की कितनी गति होनी चाहिए भाई। फॉर रनिंग विंड मिल्स द विंड स्पीड शुड बी एट लेटेस्ट, मतलब कितनी आवश्यकता होती है भाई पवन चक्कियों को चलाने के लिए। पवन चक्की चलाने की वायु की गति कितनी होनी चाहिए, तो वायु की गति 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है, 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार होनी चाहिए किसकी, पवन चक्की की। कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ, पवन चक्की आपको पता है क्या काम करती है, बिजली का जो है बिजली प्रोड्यूस की जाती है, यानी बिजली जो है बनाई जाती है पवन चक्कियों से, है ना। आपको पता है जनरली पवन चक्कियाँ बहुत सारी लगी रहती है हर जगह। आपने देखी होगी जब आप जो है जनरली भोपाल के आसपास जाओगे ना, भोपाल के आसपास एरियाज में, तो आपको जो जनरली पवन चक्कियों की संख्या देखने को मिल जाएगी। वहाँ पे बहुत सारी पवन चक्कियाँ लगी हुई हैं। ठीक है, तो पवन चक्की चलाने के लिए सब वायु की कम से कम गति कितनी होनी चाहिए, तो 10 से 12, यानी क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। इसको अपन आंसर सही लेंगे क्या, इसका सही आंसर लेंगे अपन 10 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि इसमें 10 भी ऑप्शन में दिया हुआ है और 12 भी दिया हुआ है, इसलिए अपन इसका आंसर क्या लेंगे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। पवन चक्की चलाने के लिए वायु की कम से कम गति कितनी होनी चाहिए, 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। अधिकतम में कितनी होती है, तो अधिकतम आपको पता है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस पर भी स्टार लगा ले, बहुत नया क्वेश्चन है कि परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट यानी स्थायी मुरझान, इसके बारे में आपने बायो में या क्रॉप फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, है ना। स्थायी मुरझान नाम किसने दिया था भाई, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। पहले तो मैं आपको बता दूं परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट है क्या, क्योंकि आपको पता है मुरझान यानी बिल्टिंग पॉइंट आपको पता है 2 टाइप से होते हैं। कौन कौन से, एक स्थायी होते हैं, एक परमानेंट होते हैं, एक अस्थायी होते हैं। यानी एक स्थायी बिल्टिंग पॉइंट होता है, एक अस्थायी बिल्टिंग पॉइंट होता है। तो इसने पूछा कि स्थायी बिल्टिंग पॉइंट, यानी जो स्थायी बिल्टिंग पॉइंट और अस्थायी बिल्टिंग पॉइंट क्या है। ये है कि जनरली आप जब देखते हो ना दोपहर के टाइम पे आप क्या करते हो कि दोपहर के टाइम पे अगर आपको पौधे को पानी देते हो, जनरली क्या करते हैं शाम दोपहर के क्या होता है कि पौधे मुरझा जाते हैं, क्या होते हैं, पौधे मुरझा जाते हैं। फिर आप शाम को क्या करते हैं, उनको पानी देते हो, वो दोबारा से खिल जाते हैं। तो दोबारा से अगर खिल गए हैं तो वो क्या कहलाता है, अस्थायी मुरझान। क्या कहलाता है, अस्थायी मुरझान, यानी वो परमानेंट नहीं हुए, अस्थायी मुरझान। और स्थायी मुरझान अगर वो कहलाता है कि भाई वो पौधा शाम को बिल्कुल लूज हो गया, आपने पानी दिया, वो किसी प्रकार की कोई रिएक्शन ही नहीं की, वो क्या हुआ 1-2 दिन बाद मर गया, तो वो क्या कहलाता है, स्थायी मुरझान, है ना। इसलिए इसको बोलते हैं बिल्टिंग पॉइंट। तो परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट कौन से साइंटिस्ट ने भाई दिया था, स्थायी बिल्टिंग पॉइंट। तो परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट दो आपके साइंटिस्ट थे, ब्रिग्स और संट करके।
ब्रिक्स और सांड करके दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है ये परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट दिया था। तो याद रखिएगा, ब्रिक्स और सांड करके दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिमोट सेंसिंग का कार्य, मैंने बोला ना सारे नए क्वेश्चन लेके आया हूं आप लोगों के लिए, कि रिमोट सेंसिंग का कार्य है, द फंक्शन ऑफ रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग, ये आपको पता है जनरली रिमोट सेंसिंग क्या मतलब क्या होता है, कि एक सैटेलाइट टाइप का होता है ना। सैटेलाइट आपको पता है ना क्या करता है, जैसे कि मौसम, आपको पता है ये सारे काम जो आप कॉल पे बात करते हो या मौसम की सबसे पहले जानकारी लेते हो, तो ये सब कार्य जो होते हैं सैटेलाइट के द्वारा ही होते हैं। तो इसी को बोलते हैं रिमोट सेंसिंग, इस क्रिया को ही बोलते हैं रिमोट सेंसिंग, ठीक है। आप जनरली गूगल करके देखो ना रिमोट सेंसिंग, तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी रिमोट सेंसिंग के बारे में। तो यही पूछ रहा है कि द फंक्शन ऑफ रिमोट सेंसिंग, तो रिमोट सेंसिंग का काम क्या है, तो रिमोट सेंसिंग का काम है फसल का क्षेत्र। आपको पता है जनरली सरकार घोषणा कर देती है कि भाई इतने फसल में ये, इतने फसल में यहाँ पे इतनी चीज़ें लगी हुई हैं, ये चीज़ें, मृदा का गुण, सॉइल प्रॉपर्टीज, भूमि का जल, ये सब सारे काम जो है रिमोट सेंसिंग के द्वारा किए जाते हैं। उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है। रिमोट सेंसिंग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है भाई रिमोट सेंसिंग का। रिमोट सेंसिंग ना हो तो बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो जाए अपने लिए, इसलिए है ना। क्वेश्चन नंबर 23 का जो है आपका करेक्ट आंसर क्या है, डी, रिमोट सेंसिंग। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें कि सिंचाई अभियांत्रिकी शब्द यानी जो है इरिगेशन इंजीनियरिंग, हु कॉइन्ड द टर्म इरिगेशन इंजीनियरिंग, तो इरिगेशन इंजीनियरिंग जो आपका शब्द है वो दिया था A.M. माइकल ने, याद रखिएगा। टर्म किसने दिया था, ये किसी अभियांत्रिकी तो दिया था आपके A.M. माइकल कल के एक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने इसकी परिकल्पना की थी। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, तो क्वेश्चन नंबर 25 में आपका बोल रहा है कि देसी हल का खिंचाव कितने किलोग्राम होता है। देसी हल के खिंचाव की अपने से बात कर रहा है, ठीक है। तो देसी हल का खिंचाव कितना होता है भाई, तो देसी हल का खिंचाव कितना होता है, तो देसी हल खिंचाव के बारे में मैंने आपको बताया था, देसी हल का खिंचाव कितना होता है, 80 किलोग्राम देसी हल का खिंचाव होता है। क्वेश्चन नंबर 25 का एक करेक्ट आंसर है, खिंचाव कितना होता है, देसी हल का खिंचाव कितना होता है, तो देसी हल का खिंचाव 80 किलोग्राम उसका खिंचाव होता है। भार आपको मैंने बताया था 16 से 18 किलोग्राम जो है देसी हल का भार होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, कि किसका प्रयोग प्राथमिक जुताई में होता है। कौन सी हल का प्रयोग प्राथमिक जुताई में होता है, प्राइमरी टिलरिंग में होता है, हत्ते हो का, मोल्ड बोर्ड हल का, या देसी हल का, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है देसी हल का, सीधी सिंपल सी बात है, देसी हल का अपन उपयोग करते हैं प्राथमिक जुताई में। देसी हल सब, अगर देखो अभी भी भारत में अगर किसी हल का सबसे ज्यादा उपयोग होता है वर्तमान में, तो सबसे ज्यादा उपयोग होता है देसी हल का, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा अगर वर्तमान में किसी हल का उपयोग होता है तो वो कौन से हल का होता है, देसी हल का। 60% भारत में अभी भी जुताई देसी हल से ही होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। देसी हल का सबसे ज्यादा उपयोग किया था देसी प्लाऊ का। तो किस हल का जो सबसे ज्यादा प्राथमिक जुताई में उपयोग किया था, वो देसी हल। सी जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपसे हम अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट आपका है कि हेरिंग बोन तथा फिशरिंग बोन पदों का प्रयोग होता है। द टर्म हेरिंग बोन एंड फिशरिंग बोन, भाई जो हेरिंग बोन और फिशरिंग बोन ये दो सिस्टम है या प्रणालियां, इनको अपन बोल सकते हैं, ये जल निकास की प्रणालियां हैं। जल निकास मैंने आपको बताया था ना ऊपर वाले में कि जल निकास क्या होता है ना। तो जल निकास के बारे में मैंने आपको बताया। तो हेरिंग बोन और फिशरिंग बोन ये क्या, जल निकास की 3 प्रणालियां हैं। इनके बारे में जब पढ़ लोगे ना, है ना, तो हेरिंग बोन प्रणाली, इनके सारी प्रणालियों के बारे में आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी, है ना। तो यही पूछा है कि हेरिंग बोन और फिशरी बोन, हेरिंग बोन और फिशरी बोन दोनों एक ही प्रणालियां हैं। हेरिंग बोन को ही फिशरी बोन कहा जाता है और फिशरी बोन को ही हेरिंग बोन कहा जाता है, ठीक है। तो हेरिंग बोन और फिशरीज बोन पदों का प्रयोग किस में किया जाता है भाई, तो मत्स्य पालन में। भाई कहाँ होगा, ये तो जल निकास की विधियां हैं, तो सीधी सी बात है भू जल निकास के संदर्भ में। रिस्पेक्ट ऑफ ग्राउंड वाटर, यानी जो आपका जल निकास में किसका उपयोग किया जाता है, तो वो आपका भूजल का उपयोग किया जाता है। भूजल निकास में जो है हेरिंग बोन प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। तो हेरिंग बोन प्रणालियों का ये वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि ये क्या होती है, नालियां खेत के बीचों बीच बनाई जाती है। आपने देखा होगा जनरली क्या होगा कि ये अपना मान लीजिए खेत है, ठीक है, ये मान लीजिए खेत है, तो अपने क्या होता है, ये हेरिंग बोन प्रणालियां होती है ना, तो ये नालियां हो गई भाई अपनी हेरिंग बोन प्रणालियां।
ऐसी बना देते हैं हेरिंगबोन प्लानिया। इनसे क्या होता है, जल निकास, अपने खेत में पानी का भराव नहीं होता है और पानी बाहर निकलता रहता है। तो ये नालियाँ कुछ इस टाइप से बनाई जाती है हेरिंगबोन प्लानिया में। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 का बी आपका जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 28 है, तो इसमें बोल रहा है कि जुताई यंत्र नहीं है, यानी जुताई का यानी जो है आपकी प्लाउन का मशीन नहीं है। तो कौन सी नहीं है भाई जुताई का यंत्र? देसी हल तो बिल्कुल जुताई करता है भाई, हैरो भी जुताई करता है, कल्टीवेटर भी जुताई करता है। ठीक सी सीधी सी बात है। विनोवर जो आपका है ये जुताई का काम नहीं करता है, ये आपका क्या करता है कि हार्वेस्टिंग का काम करता है। जनरली आप क्या करते हैं, फसल निकलती है ना, तो फसल को निकालने का काम करता है विनोवर। याद रखना, विनोवर, थ्रेसर जिसको अपन बोलते हैं गाँव की भाषा में थ्रेसर, ठीक है, तो उसको ही बोलते हैं विनोवर, है ना। बहुत सारी थ्रेसर है, एक ऑलपेड थ्रेसर करके है, बहुत ही महत्वपूर्ण थ्रेसर है, इसको गुजरात से विकसित किया था। लिख लीजिएगा, कई बार पूछेगा एग्जाम में कि ऑलप्रेड करके एक थ्रेसर है, ऑलप्रेड। तो ऑलप्रेड थ्रेसर को कहाँ से विकसित किया गया? तो उसको गुजरात से विकसित किया गया था। ठीक है, तो ये विनोवर है। विनोवर का मतलब क्या होता है कि भाई इसका उपयोग जुताई में नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 28 का डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपका क्या बोल रहा है, भुरभुरी एवं आसान जुताई विशेष भुरभुरी और आसान जुताई विशेषता कौन सी जो है मिट्टी की है भाई, जिसमें क्या होगा आसानी से जुताई हो जाए और मिट्टी क्या हो जाए भाई अपनी भुरभुरी हो जाए। फाइन एंड इजीली टिलेज इज कैरेक्टराइज बाय, यानी किसकी कैरेक्टर, किसकी विशेषता है भाई कि वो चिकनी, तो किन चिकनी मिट्टी की या काली मिट्टी की या दोमट मिट्टी की या उपरोक्त में से सभी। तो किसकी विशेषता है भाई? तो ये विशेषता है आपकी जो है दोमट मिट्टी की, लोमी सॉइल की। इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, है ना। लोमी सॉइल की ऐसी विशेषता है कि भाई इसमें आसानी से जुताई हो जाती है और भुरभुरी हो जाती है। तो ये क्वेश्चन का सी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि देसी हल का फार किससे बनता है? देसी हल का फार किससे बनता है भाई? हु मेड फार, तो किससे बनता है भाई? पक्की इस्पात, ढलवा लोहा, कच्चा लोहा, पिटवा लोहा। लोहे के प्रकार हैं बहुत सारे, मृदु लोहा, ढलवा लोहा, ये सब लोहे के प्रकार है। आप अलग अलग हल में देखेंगे ना तो बहुत सारे फार लगे होते हैं। जनरली आपने फार देखोगे, ये क्या होता है कि जनरली आप देसी हल को देखोगे ना तो यहाँ पे एक फार लगा होता है यहाँ पे, तो वही पूछ रहे कौन से लोहे का वो फार बना होता है। ठीक है, आप जनरली अलग अलग हलों में फार, जैसे पंजाब हल में किस अलग फार लगे होते हैं, सिन जो है आपका एक विक्ट्री हल होता है उसमें अलग फार लगे होते हैं, ऐसे अलग अलग टाइप के फार होते हैं। तो कौन से लोहे के बने होते हैं वो अपने से पूछ रहा है, तो वो बने होते हैं आपके ढलवा लोहे से। देसी हल में जो फार लगे होते हैं वो ढलवा लोहे के बने होते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ढलवा लोहे के बने होते हैं। नेक्स्ट आपसे बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी द्वितीयक भूपरिष्करण यंत्र है? द्वितीयक भूपरिष्करण मतलब मैंने आपको बताया था कि कौन सा ऐसा यंत्र है जो द्वितीयक भूपरिष्करण का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी टिलरिंग फिनिशिंग डिवाइस? डिक्स प्लाऊ, सीड ड्रिल, हैरो या एमबी प्लाऊ। तो कौन सा है भाई जो सेकेंडरी जो है द्वितीयक भूपरिष्करण का यंत्र है? तो वो आपका हैरो है भाई, याद रखना। हैरो आपका द्वितीयक भूपरिष्करण का यंत्र है, हैरो, है ना। ये बहुत ही गहरी जुताई करता है हैरो, ये भी अच्छी जुताई करता है। जनरली आपने हैरो को देख लिया होगा गाँव के में, क्या एक पहिए टाइप के लगे होते हैं, ऐसे पहिए लगे होते हैं, उनको बोलते हैं हैरो। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। तो क्वेश्चन नंबर 32 है आपका कि आदर्श भूपरिष्करण दशा में, आदर्श भूपरिष्करण दशा में सूक्ष्म रंध्रों व बड़े रंध्रों का अनुपात क्या होता है? जैसे आदर्श भूपरिष्करण मतलब एक, जैसे कि आदर्श भूपरिष्करण का मतलब होता है कि सबसे अच्छा भूपरिष्करण, सबसे अच्छी टिलरिंग। ठीक है, तो जिस मृदा में आदर्श भूपरिष्करण हो रहा है उस मृदा में सूक्ष्म रंध्रों और बड़े रंध्रों का अनुपात अपने से रेशो पूछा है ना, कि इन द आइडियल लैंड फिनिशिंग कंडीशन द रेशो ऑफ स्मॉल पोर्स एंड लार्जेस्ट पोल शुड बी। तो कौन सी भाई जो है सूक्ष्म और बड़े रंध्रों के, तो क्या रंध्र अनुपात होना चाहिए? तो रंध्रों का अनुपात होना चाहिए 1:1। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है। ये मिट्टी में पूछा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट आपसे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 30, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चार्ट को तो याद ही कर लेना, सारी फसलों की जलमांग अपने को याद होनी चाहिए। कई बार पूछा हुआ एग्जाम में, हर फसल की जलमांग, तो पक्का सिंचाई से एक जलमांग से क्वेश्चन आना ही आना है, गारंटेड है। तो सारी फसलों की जलमांग अपने को याद होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत में संकर मक्का की औसत जलमांग है सेंटीमीटर में। द एवरेज वाटर डिमांड ऑफ हाइब्रिड मेज इन इंडिया
तो संकर मक्का की औसत जलमांग कितनी है? तो 70 से 75 सेंटीमीटर मक्के की औसत जलमांग है। संकर मक्का की आपसे बात कर रहे हैं, हाइब्रिड की। वैसे तो 70 से 75 भी अपन आंसर ले सकते हैं, 60 से 75 भी अपन आंसर ले सकते हैं, याद रखिएगा 60 से 75 सेंटीमीटर भी आंसर ले सकते हैं। संकर मक्का की अगर औसत जलमांग आपसे कहीं पूछता है कोई, तो 60 से 75 सेंटीमीटर संकर मक्का की अपन आंसर ले सकते हैं। और अगर देसी मक्का की आपसे कभी कोई जलमांग पूछता है तो कितनी होनी चाहिए? तो 40 से 50 सेंटीमीटर जो है देसी मक्का की या जनरल मक्का की क्या होनी चाहिए? सिंचाई की जलमांग होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में आपका बी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपसे बात करें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ट्रैक्टर में प्रयोग की जाने वाले इंजन निम्न में से किस प्रकार का होता है? ट्रैक्टर में प्रयोग किए जाने वाला इंजन निम्न में से किस प्रकार का होता है? भाई ट्रैक्टर में जो इंजन प्रयोग किया था वो किस प्रकार का होता है, ये पूछा है, इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि ट्रैक्टर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि सबसे पहले ट्रैक्टर किसने बनाया था। तो फेंडलिंग करके साइंटिस्ट से, उन्होंने ट्रैक्टर्स को सबसे पहले बनाया था। विश्व में सबसे पहले कौन सा ट्रैक्टर बना, है ना। तो ये सारे फोर्ड करके कोई ट्रैक्टर बना था। तो ऐसे जनरली क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस के अपने को आंसर पता होने चाहिए कि ट्रैक्टर में प्रयोग होने वाले इंजन निम्न में से किस प्रकार के कौन से होते हैं? भाई अंतः दहन इंजन, बाह्य दहन इंजन, यांत्रिक दहन इंजन या उपरोक्त में से सभी। तो वो इंजन होता है आपका अंतः दहन इंजन। अंतः दहन इंजन का मतलब होता है कि जो अंतः दहन इंजन होते हैं वो पेट्रोल, डीजल या आपके जनरली किससे, पेट्रोल, डीजल या आपके जो है गैसेस वगैरह से जो इंजन चलते हैं। आपने देखा होगा वैन जनरली एलपीजी गैसेस से चलती है, सीएनजी गैसेस से बहुत सारी जो है वाहन चलते हैं। तो वो उनमें क्या कौन सा इंजन लगा होता है? उनमें अंतः दहन इंजन होता है। सबसे ज्यादा अगर किसी इंजन का उपयोग किया था वर्तमान में तो अंतः दहन इंजन का ही उपयोग किया था। क्योंकि बाह्य दहन इंजन का सिर्फ उपयोग किसमें किया जाता है? जो भाप वाले इंजन होते हैं, आपने देखे होंगे भाप वाले जो इंजन होते हैं ना, उनमें लगा होता है। भाप वाले इंजनों में क्या लगा होता है? बाह्य दहन इंजन होता है। भाप वाले आप ट्रेन देखोगे ना तो उनमें बाह्य दहन इंजन लगा होता है। बट जो आजकल जनरली आ गया तो उनमें अंतः दहन इंजन पाया जाता है। तो ट्रैक्टर में कौन सा इंजन पाया जाता है? तो अंतः दहन इंजन होता है। क्वेश्चन नंबर 34 का ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपसे बात करें कि मक्के की सिंचाई के लिए संवेदनशील अवस्था है, देखिए इस क्वेश्चन को अपन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो मक्के की सिंचाई के लिए संवेदनशील अवस्था कौन सी है? द सेंसिटिव स्टेज ऑफ इरिगेशन ऑफ मेज। तो मेज में सिंचाई के लिए सबसे अगर कोई संवेदनशील अवस्था है तो वो आपकी है टेसलिंग। याद रखिएगा सी जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है। टेसलिंग एक ऐसी स्टेज है जब मक्के में क्या होता है, नर, वो आपको देखा होगा भुट्टे के जब जो सिल्की बाल निकलते हैं तो इस क्रिया को बोलते हैं टेसलिंग। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। सी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपसे अगर बात करें तो नेक्स्ट आपका है कि भाई पहली बार टपक सिंचाई का प्रयोग किया गया। ड्रिप एरीगेशन वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी जो टपक सिंचाई का सबसे पहले उपयोग कहाँ किया गया? तो आपको पता है भाई इजराइल से ही विकसित हुई थी भाई टपक सिंचाई। तो कब हुई थी? 1959, मैंने आपको बताया था। इसलिए जो है टपक सिंचाई का विकास ही इजराइल से हुआ था। ये टपक सिंचाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 आपका क्या है कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी स्टार लगा लें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारत में प्रथम बार सिंचाई योजना गठन किया गया। भारत में पहली बार सिंचाई योजना यानी जो आपकी एरीगेशन स्कीम थी वो कब जो है स्टैब्लिश, यानी कब फॉर्म में उसका गठन कब हुआ? 1947 या 1901 या 1951 या 1980, यानी 1947 या 1901 या 1951 या 1980। तो कब गठन हुआ भाई इसका? तो इसका गठन जो आपको हुआ था वो 1901 में जो है इसका गठन हुआ था। याद रखिएगा, बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपसे बात करते हैं कि मूल रोमो द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी स्टार लगा लें भाई, ठीक है, कि मूल रोमो द्वारा जल का अवशोषण किस तापमान पर सबसे अच्छा होता है? इट वाट टेम्परेचर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट फॉलिकल्स द बेस्ट, मतलब कौन सा जो है एंगल सबसे बेस्ट माना जाता है जल के अवशोषण? क्या आपको पता है मूल जल में क्या होते हैं? जड़ के 2-3-4 भाग होते हैं, आपने देखे होंगे। सबसे पहला भाग होता है रूट कैप, रूट कैप के बाद ये रूट हेयर आते हैं, है ना। रूट हेयर क्या करते हैं? जल का अवशोषण करते हैं। जो रूट हेयर होते हैं ये जनरली पेक्टिन के बने होते हैं, ठीक है। याद रखिए किसके बने होते हैं? पेक्टिन के बने होते हैं। ये क्या करते हैं? जल को अवशोषित करते हैं। आप देखे होंगे कि आप जब काली मिट्टी से या मूली को उखाड़ेंगे ना तो आपको चिकनाहट जैसी महसूस होगी उस पर, तो वो जो होता है वो पेक्टिन ही होता है। तो जनरली जड़ों में क्या होता है? पेक्टिन पाया जाता है इन जलों में। और क्या होता है कि भाई जो ये होता है ना
ये क्या होते हैं, मूल ड्रोम पाए जाते हैं, वो जल को अवशोषित करते हैं। और जल को अवशोषित आपको पता है, जाइलम जो है क्या करता है, जल को ऊपर ले जाने का काम करता है। फ्लोएम पौधों में खाना बनाने का काम करता है। अब अपन इतना नहीं घुसते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे तो पढ़ने के लिए, ठीक है। मूल ड्रोमों द्वारा जल का अवशोषण किस तापमान पर सबसे अच्छा होता है, तो तापमान पूछ रहा है अपने से, तो तापमान सबसे बेस्ट होता है आपका 20 से 35 सेल्सियस। याद रखिएगा 20 से 35 सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही सुटेबल टेम्परेचर माना जाता है। उस टाइम पर रूम जो वो मूल जो रूट हेयर होते हैं बहुत ही सही तरीके से काम कर रहे होते हैं उस टाइम पे 20 से 35 सेल्सियस पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है कि प्रजा हल का भार होता है। हल से बहुत संबंधित क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं बार बार ये क्वेश्चन रखे हैं मैंने कि प्रजा हल का भार होता है, तो प्रजा हल का भार भाई कितना होता है, तो प्रजा हल का भार अपने से पूछा हो तो प्रजा हल का भार होता है आपका 20 से 21 किलोग्राम। मैंने जनरल इसके बारे में आपको बताया था, 20 से 21 किलोग्राम इसका भार होता है। बी जो है क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि गेहूं के सिंचाई की क्रांतिक अवस्था किसने दी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, गेहूं में जो क्रांतिक अवस्था दी थी, जो स्टेज दी थी, क्रिटिकल स्टेज, वो किसने दी थी। आपको पता है 6 स्टेज है गेहूं में, 6 से 7 स्टेज, बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है। किसने दी थी भाई जो क्रिटिकल स्टेज है, तो वो दी थी आपके BL भारद्वाज हैं। इन्होंने जो है जनरली क्रिटिकल स्टेज दी थी, आपको पता है इसको CRI स्टेज बोलते हैं, तो वो सब स्टेज हैं जो BL भारद्वाज जी के द्वारा ही दी गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, सी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 कि निम्न में से जुताई के उद्देश्य हैं। भाई खेत में जुताई क्यों करते हैं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पर्पज ऑफ टिलेज। जुताई का उद्देश्य क्या है भाई, क्यों जुताई कर रहे हैं खेत में। ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। निम्न में से जुताई के उद्देश्य हैं, जुताई का उद्देश्य क्या है भाई, केवल बीज की क्यारी तैयार करना, केवल वायु संचरण यानी एयर ट्रांसमिशन ओनली, या केवल खरपतवार नियंत्रण बीड कंट्रोल ओनली, या ऑल ऑफ दिस। तो जुताई का भाई सारे उद्देश्य जो है जनरली जुताई के हैं। जुताई का उद्देश्य ही होता है, क्या होता है, केवल ये सभी काम करना, ठीक है। जुताई इसलिए अपन करते हैं खेत में। तो डी जो है 41 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपके अगर क्वेश्चन की साइड चलें तो क्वेश्चन नंबर आपका 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कृषि में सिंचाई की कुशल सामान्य विधि कौन सी है, विच इज द एफिशिएंसी कॉमन मेथड ऑफ इरिगेशन इन एग्रीकल्चर। अब सिंचाई की ऐसी कौन सी विधि है जनरली किसान अधिकतर उपयोग करते हैं भारत में। भाई सब तो ऐसे अफोर्डेबल जो है किसान नहीं है कि भाई वो ड्रिप एरिगेशन ले सकें, वो स्प्रिंकलर ले सकें। तो जनरली भारत में कौन सी ऐसी विधि है जो जनरली चल रही है ना, तो वो आपकी जो विधि है वो है आपकी सतही सिंचाई, सरफेस मेथड। आपको पता है खेत में पानी छोड़ दिया जाता है, क्यारियां बनाकर ऐसे जनरली पानी छोड़ दिया, तो वो कहलाती है सतही सिंचाई। इसमें भी पानी का बहुत बर्बाद होता है सतही सिंचाई में, ठीक है। तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 42 का ए आपका करेक्ट आंसर है। आज भी भारत में अगर कोई मेथड चलती है तो वो चलती है सतही सिंचाई, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या ये इस पर स्टार लगा ले, मैंने स्टार लगा भी रखे हैं कि प्रति बूंद प्रति फसल अवधारणा दी थी, पर ड्रॉप पर क्रॉप कॉन्सेप्ट गिवन। किसने दिया था भाई ये अवधारणा, तो ये अवधारणा दिया था, याद रखिएगा, रफ़ी अहमद किदवाई, पंजाब राव देशमुख, नरेंद्र मोदी या लाल बहादुर शास्त्री। तो ये दी थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रति फसल और प्रति बूंद जो अवधारणा दी थी ये किसने दी थी, ये दी थी अपने प्रधानमंत्री वर्तमान में है नरेंद्र मोदी जी ने। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके द्वारा तो आपको पता है जनरली पुरस्कार चलते हैं, रफ़ी अहमद किदवाई पुरस्कार, ये खाद्यान्न वो है जनरली अच्छे उपज के क्षेत्र में दिया जाता है। पंजाब राव देशमुख आपको पता है अपने भारत के पहले जो है कृषि मंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री आपको पता है ये भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, है ना, और फिर ये रेल मंत्री भी रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। इनका एक नारा भी था, जय जवान जय किसान। तो ये सब चारों ऑप्शन का पूरी इनको आपको याद तब भी पता है क्वेश्चन कब बनते हैं, क्वेश्चन तब बनते हैं जब आपको चारों ऑप्शन के बारे में जनरली पता हो, तो आप तुरंत आंसर दे देते हो। इसलिए भाई थ्योरीज पे बहुत ही फोकस्ड रहना स्टूडेंट्स, थ्योरी पे बहुत कवर करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं ये चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 43 का सी आपका करेक्ट आंसर है। जब आपकी थ्योरी कंप्लीट होगी ना तभी कुछ होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे बड़ी नहर कहाँ स्थित है। वेयर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनाल लोकेटेड। भाई दुनिया की सबसे बड़ी नहर कहाँ पे है, तो वो आपकी स्विट्जरलैंड में है। स्वेज नहर का है, लिख लीजिएगा स्वेज, उस नहर का नाम क्या है, स्वेज नहर करके है। और कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में वो नहर है ना। सबसे बड़ी नहर मानी जाती है भाई, दुनिया की सबसे बड़ी नहर है स्विट्जरलैंड में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट अगर आपसे बात करें क्वेश्चन नंबर 45 की, तो पडलिंग की गहराई रखी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पडलिंग की गहराई कितनी रखी जाती है भाई? पडलिंग आपको पता है धान में करते हैं, तो गहराई कितनी रखते हैं? तो पडलिंग की क्रिया में जो गहराई रखी जाती है वो रखी जाती है 6 से 10 सेंटीमीटर, है ना। 5 से 10 सेंटीमीटर या 6 से 10 सेंटीमीटर जो है पडलिंग की गहराई रखी जाती है। तो पडलिंग की क्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है धान में। तो ये जो है इस क्वेश्चन का आपका बी करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चन की सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। जो स्टूडेंट मेरे को पता है, जनरली सारे स्टूडेंट्स जो है मेरी सीरीज को नहीं देखते होंगे, जो भी देखेंगे भाई सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप इंस्टाग्राम पर जरूर एक बार फॉलो कर ले, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर की सारी जानकारी में स्टोरीज में लगाता रहता हूँ। वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है इंस्टाग्राम पे। तो आप जुड़ सकते हो इंस्टाग्राम पर भी, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो, आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हो। लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। और आप हमारे फेसबुक ग्रुप पर भी जुड़ सकते हो, वहां पर भी एग्रीकल्चर संबंधित जानकारी मिलती है, ठीक है। और चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको पता है कितनी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, है ना। और ये पूरी क्वेश्चन सीरीज मैंने आपको जो है जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, हर ऑप्शन के बारे में मैंने आपको सारा एनालिसिस किया है, हर एक ऑप्शन की जानकारी मैंने आपको दी है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपको जो है याद रखनी है, कॉपी में लिख ली होगी। मेरे को लग रहा है कि शायद कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इंपॉर्टेंट लगा होगा, उनने लिख ली होगी। बाकी स्टूडेंट्स का काम तो मेरे को पता है क्या करते हैं, उनका काम है नोट्स मांगना, मोबाइल की जो है मेमोरीज भरना और पीडीएफ भरना। तो वो अपना काम कर रहे हैं, अपन अपना काम कीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम कीजिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है ना। और टाइम देने के लिए धन्यवाद। और वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।